हेलो। हेलो सर। हाँ, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज डिस्कस करने हैं हमें, लॉज ऑफ मोशन वाले। एग्जांपल्स तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो देखते हैं, 1-2 मिनट वेट करके देख लेते हैं, बाकियों को आने देते हैं। फिर ठीक है, शुरुआत के क्वेश्चन हम देख सकते हैं ना। शुरुआत के क्वेश्चन तो काफ़ी नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार चार नहीं 5 पर्टिकुलर केसेस दे रखे हैं। नेट फोर्स आपको पहला बताना है। वाला तो नीचे की तरफ वो वेट होगा। देखते हैं, एक एक करके विजुअलाइज करके देखते हैं ना। तो पहला केस क्या है, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ड्रॉप ऑफ रेन, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है मतलब v इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, मतलब इस पर नेट फोर्स ज़ीरो होगा, तभी तो वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो अगर नेट फोर्स कांस्टेंट फोर्स स्पीड से गिर रहा है, इसका मतलब एफ नेट इज़ ज़ीरो। एफ नेट सर उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग सकता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर कर दे? एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स। ठीक है, वैसे अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाते हो तो एक पॉइंट से विजुअलाइज करो इस चीज़ को। सपोज इसका मास एम है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एम जी लगेगा, और एक ड्रैग फोर्स लगता है विच इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और ड्रैग फोर्स जनरली क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो एक पॉइंट पे जाके क्या होता है ना, कि जैसे जब वो ड्रॉप नीचे गिर रहा है ना, वो गिरते जाएगा, जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते 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 एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो ड्रैग फोर्स है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो भी बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ड्रैग फोर्स इतना बढ़ गया कि वो वेट को काउंटर कर देगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो रेन ड्रॉप है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगेगा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। वही होता है टर्मिनल वेलोसिटी। दिस इज जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। ठीक है, तो पहला वाला केस है। अब दूसरे वाले केस का भी देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि, दूसरा वाला है कि अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, वंस अगेन फ्लोटिंग ऑन वाटर। सपोज ये वाटर का ये तो सरफेस है। इसका भी जीरो होगा, वो बॉयन हाँ, फोर्स की वजह से वो वेट डाउन वेट ये बंद हो सपोज ये जाता है। कॉर्क का पीस है, ठीक है। इसका अगर आप एफ बनाओगे, ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट कर रहा है मतलब ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, मतलब कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है इसका मतलब नेट फोर्स ज़ीरो होगा। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप सोचते हो तो इसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉइंट फोर्स लगेगा, बॉइंट फोर्स। ठीक, तो नेट फोर्स, बिकॉज इट इज़ फ्लोटिंग, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि अ काइट हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। फिर से आप सोचो, स्टेशनरी है स्काई में, स्टेशनरी का मतलब क्या है, नेट फोर्स ज़ीरो। ठीक है, और थोड़ा और अगर आप अच्छे से विजुलाइज करना चाहते हो इस चीज़ को तो आप इसको ऐसे देखो, ये अगर ऐसे पकड़ के रखा गया है और ये काइट है सपोज़ आपका। ठीक है, ये काइट है सपोज़। ठीक, काइट का कुछ तो वेट होगा दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, काइट ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स होगा। ठीक, एट द सेम टाइम हवा जो चल रही होगी ना, उसकी वजह से द काइट विल एक्सपीरियंस अ सॉर्ट ऑफ लिफ्ट, और वो लिफ्ट ऐसा होगा कि वो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देगा, तभी जाके ये स्टेशनरी रहेगा। तो वो जो लिफ्ट वाला फोर्स है जो ये हवा की वजह से पड़ता है, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। तभी तो जाके नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो जाके वो मतलब कि स्टेशनरी रहेगा। वो तो वो समवट इस टाइप के डायरेक्शन में होगा, ऐसे किसी डायरेक्शन में होगा। ये जो लिफ्ट फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखो, पॉइंट पे देखो, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टेंशन इस डायरेक्शन में है, और लिफ्ट फोर्स आपका, लिफ्ट फोर्स ऐसे एक डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सच दैट इन तीनों का सम जो है ना, नेट फोर्स ज़ीरो होगा, क्योंकि वो स्टेशनरी दे रखा है हमें। नेट फोर्स विल अगेन बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक,
ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। सपोज ये दे रखा है, नेक्स्ट वाला, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 30 किलोमीटर्स पर आवर ऑन अ रफ रोड। वंस अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि नेट टोटल फोर्स ज़ीरो है। ठीक है, नेट टोटल फोर्स ज़ीरो है, बट ऑब्वियसली सारे फोर्सेस अगर आप देखो तो अगर आप सोच के देखो, सपोज यू हैव अ कार, ठीक, ऑन अ रोड। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स तो ज़ीरो है, ये तो पक्का है। ठीक है, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि नेट फोर्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बट अगर आप प्रॉपरली देखना चाहो क्या क्या फोर्सेस है, एक तो देखो इसका एम फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके अलावा फ्रिक्शन होगा क्योंकि बोल ही दिया वो फ्रिक्शन रफ होगा, रोड है। फ्रिक्शन दोनों टायर्स पे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वैसे आप मान सकते हो। ठीक है, फ्रिक्शन होगा, नॉर्मल फोर्स भी होगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी होगा, ग्राउंड की तरफ से जो नॉर्मल फोर्स पड़ रहा है वो भी होगा, हर एक और टायर के इंजन की इंटरफेस पे वजह से फ्रिक्शन जो होगा। फोर्स लग रहा बट है। वैसे देखे तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन का फोर्स क्या बताओगे, फ्रिक्शन का फोर्स क्या है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी सा हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स आपको बताना है। एक्चुअली अब देखा जाए, अगर आप इस कार को देखो तो गाड़ी आगे मूव कर रही है, बट गाड़ी आगे कैसे मूव कर रही है, गाड़ी ग्राउंड के, गाड़ी का जो ये कि जो व्हील्स है ना, ये ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। उसी के रिएक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ पड़ रहा है गाड़ी पे। तो अगर गाड़ी पे देखें ना, गाड़ी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ना, अगर ये कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, एम है ऑफकोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल है अपवर्ड डायरेक्शन में, बट जो फ्रिक्शन है ना वो आगे की तरफ है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही आगे मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, न्यू एस एम। जो भी होगा यहाँ पे हमें क्वांटिटेटिवली नहीं बताना है कुछ, हमें बस ये बताना है कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। नेट फोर्स तो टोटल आप बता सकते हो कितना होगा, नेट फोर्स जो भी है वो बता सकते हो। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है देन दैट मीन्स कि नेट फोर्स ज़ीरो। एक मिनट है। ठीक है, हाँ लास्ट वाला केस देखते हैं। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं सॉरी सॉरी, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस far from all material objects and free in space from all material objects and free of electric and magnetic fields। ठीक है, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर है, कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो बेसिकली फोर्स का कोई सोर्स ही नहीं रहा ना, कोई और सोर्स ही नहीं है जो इस पर फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कॉन्टैक्ट फोर्स का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है क्योंकि ये सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट से दूर है। तो मतलब ये तो अब वैसे ही बता सकते हो कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, नो फोर्स, नो फोर्स, नो फोर्स, तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़ीरो, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करनी क्योंकि फोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई फ्री बॉडी डायग्राम हो ही नहीं सकता। बना दो फ्री बॉडी डायग्राम, यही है बस। कोई ग्रेविटी भी नहीं है तो कोई वेट का भी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा हुआ है स्पेस में। हाइपोथेटिकली ये चीज़ पूरी तरह हाइपोथेटिकली पॉसिबल है, एक्चुअली कभी पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, सर हाई स्टेशनरी तो नहीं है। हाँ स्टेशनरी नहीं है तो आप दिखा दो कि वेलोसिटी है इसकी कुछ, वेलोसिटी इज़ सम वेलोसिटी, वैरी नहीं कर सकता है क्योंकि कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं इस पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अ पेबल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल व्हेन इट इज़ इन इट्स अपवर्ड मोशन। ठीक है, तो आप अगर आपके पास एक पेबल है, उसको अपने ऊपर की तरफ फेंका, पेबल, ये एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है?
सेकंड या थर्ड सेकंड सेकंड है, सेकंड है, सेकंड। एग्जाम्पल। नहीं, एग्जांपल्स नहीं हमने कर लिए थे ना, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ओके। क्वेश्चन है सेकंड वाला। ठीक है, तो वो एक पेबल है, उसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, किसी एक वेलोसिटी से फेंका, नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से ऊपर फेंका। ठीक है, तो जब तक ये ऊपर जा रहा है ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा। ठीक, अब हमें क्या पूछा जा रहा है, ए पार्ट में पूछा जा रहा है अपवर्ड मोशन में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। तो अपवर्ड मोशन यानी पॉइंट्स को मार्क कर लेते, सपोज़ ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए से बी तक जाने में जो पेबल है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्चुअली देखा जाए तो पूरी ही जर्नी में फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा, तो नीचे की ग्रेविटी ये है बस। तरफ। ठीक है, और वो डायरेक्ट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ही है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो यहाँ पे हो, हर एक पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे है तब भी एक ही फोर्स है, तो हर केस में फोर्स इज ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इक्वल टू एम जी, यहाँ पे भी इक्वल टू एम जी, यहाँ पे भी मतलब इक्वल हर टू जगह एम पे जी। फोर्स सेम 5 है, न्यूटन का फोर्स लगेगा। फोर्स सेम है, फोर्स सेम है। तो हर केस में द फोर्स इज इक्वल टू एम जी। एम जी कितना है, 0.5 इंटू जी, उसको आप 10 ले लो, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स। ठीक है, हाँ। एंड दूसरी बात ये पूछी गई है, डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर मैंने नहीं पेबल को 45 डिग्रीज पे फेंका तो आंसर बदलेगा क्या, 45 डिग्रीज पे फेंक नहीं दो, फेंक के देख लो। ठीक है, तो 45 सर, डिग्रीज पे सबसे फेंक पहले भी तो वो देते, नीचे की ओर ही लग रहा है और कोई तो फोर्स फोर्स तो लग रहा हमेशा, है नहीं, हाँ, फोर्स तो हमेशा नीचे तो की फिर तरफ ही चेंज तो लगेगा। नहीं होगा। तो द नेट फोर्स विल स्टिल बी इक्वल टू 5 न्यूटन्स डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 किलोग्राम्स, स्टोन ऑफ मास 0.1 किलोग्राम जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, ट्रेन है, ट्रेन के विंडो से आपने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, एक ऐसे आपने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, पहले केस में क्या है, ट्रेन स्टेशनरी था, स्टोन को ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, नीचे सर गिर बस जाएगा, नीचे की ओर नीचे की तरह उसका चलेगा। 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा जो कि उसका वेट है, हाँ, ये नीचे क्योंकि की, और तो कोई वेलोसिटी है नहीं ना, एम तो जी, एक्सेलरेशन है। एम जी फोर्स लगेगा नीचे के डायरेक्शन में। और व्हाट विल दैट फोर्स बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 10, लगभग लगभग 1 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो मूव भी डाउनवर्ड ही करेगा। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या बोला है कि हाँ, सपोज़ अगर वो ट्रेन है, वो एक्सेलेरेट कर रहा था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, एक्सेलेरेट कर रहा था, बट जैसे ही आपने उसको ट्रेन से छोड़ दिया ना, वो कुछ वेलोसिटी लेके निकलेगा। ठीक है, पहले क्या था, उसका मोशन एकदम डाउनवर्ड होता, बट अभी क्या है, ट्रेन इज़ मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। तो जैसे ही आप, जब तक आप छोड़ोगे, हो सकता है कुछ वेलोसिटी इसने गेन कर लिया हो, तो वो उस वेलोसिटी के साथ निकलेगा और फिर वो गिरेगा एक पैराबोलिक मोशन में, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरेगा। ठीक है, बट इस मोशन में भी उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स तो तब भी बस ग्रेविटी का ही है, आपने जैसे ही छोड़ दिया वैसे ही फोर्स सिर्फ उस पर ग्रेविटी वाला ही बचा। तो सपोज अगर ये ट्रेन होता, नेगलेक्ट फोर्स। ठीक है, ये मतलब हम वो एक्सेलरेशन को पकड़ेंगे नहीं, मुझे मतलब लगा था वो रिजल्टेंट निकाल के करना पड़ेगा दोनों क्यों को। करोगे, आपने पकड़ रखा है क्या, आपने तो छोड़ दिया है, छोड़ दिया मतलब वो फोर्स और आ नहीं रहा है उस पर, ट्रेन पे कुछ फोर्स लग रहा है तभी वो ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, और आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आप कांटेक्ट में हो ट्रेन के साथ, तो वो जो फ्रिक्शन है ना आपके और ट्रेन के बीच में, उसकी वजह से वो ट्रेन वाला एक्सेलरेशन आपको भी मिल रहा है, और आपने जब तक स्टोन को पकड़ रखा है तब तक स्टोन को भी आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने छोड़ दिया तो फिर एक्सेलरेशन भी और गायब, एक्सेलरेशन नहीं, गायब। वो एक वेलोसिटी 180 लेके न्यूटन। निकलेगा। ठीक है, एक नॉन जीरो वेलोसिटी लेके निकलेगा, तो उसका मोशन कुछ ऐसा होगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, बट इस पे जो नेट फोर्स अगर आप देखोगे, द मोमेंट आपने इसको छोड़ दिया ना, नेट फोर्स इस पर सिर्फ एम ही बचेगा, तो ये 1 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब थर्ड केस में देखो, इट इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन विच इज़ एक्सेलेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ट्रेन के फ्लोर पे है। ठीक है, सर और तब तो बस 0.1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई अभी तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी है देखो, नहीं। अभी देखो, ये इट इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन विच इज़ एक्सेलरेटिंग। ठीक है, तो अब आप सोच के देखो, ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है, यहाँ ये फ्लोर पे पड़ा हुआ है,
ठीक है, ये स्टोन ऐसे फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ठीक, और ये ट्रेन के साथ ही मूव कर रहा है, मतलब ये आगे मूव कर रहा है विथ 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इसका टोटल एक्सेलरेशन है, ये ट्रेन पे पड़ा हुआ है और ट्रेन के साथ ही मूव कर रहा है, यही दे रखा है ना सिचुएशन में, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज हाँ एक्सेलरेटिंग विद दिस। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 0.1 इंटू एक्सेलरेशन इज़ 1, तो ये 0.1 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पर टोटल। ठीक है, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम सोचना चाहते हो तो वो ऐसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एम फिर जी, हमें रिलेटिव टू द ट्रेन अपवर्ड डायरेक्शन निकालना है ना। में इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल और एक इस दिस और पर फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ कैरी कर रहा है, ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ही इज इक्वल टू मास इंटू 0.1 एक्सेलरेशन। न्यूटन। ठीक है, हमें पर फोर्स तो रिलेटिव निकालना है ट्रेन के। रिलेटिव फोर्स क्या होता है, फोर्स फोर्स होता है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछा गया है, दैट यहाँ बताया गया है कि द स्टोन इज बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। स्टोन मतलब कि ट्रेन ट्रेन के के रिस्पेक्ट रिलेटिव में में, वो रेस्ट पे है। ट्रेन के रिस्पेक्ट में इट इज़ नॉट मूविंग, ट्रेन के साथ ट्रेन में के ही मूव कर रेस्पेक्ट रहा में है। निकालना है ना। अरे मतलब फोर्स है कि फोर्स जिस होता है, ठीक है, फोर्स किसके रेस्पेक्ट में, वो सब पे मत जाओ अभी, ठीक है, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक बोला है। गया है कि डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन द स्टोन, if the stone is lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square and the stone is at rest relative to the train। ठीक है, आप ये चीज़ किसी से भी पूछ लो, अब ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में तो ये ट्रेन के साथ ही मूव कर रहा है, ट्रेन के साथ ही मूव कर रहा है, मतलब ट्रेन का एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब वो बात अलग होती है कि आप जो ये बोल रहे हो ना रेफरेंस फ्रेम की बात करो, देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स और रेफरेंस पे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे स्कूल एग्जाम्स में। ठीक है, आपको हमेशा इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही करना है। यहाँ इनर्शियल फ्रेम मतलब आप किसी ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से पूछ रहे हो ना, तो आप बताओगे कि फोर्स कितना है। ठीक है, ट्रेन में किसी से पूछोगे तो ट्रेन में तो बोलेगा कि यार कोई भी मूव नहीं कर रहा है, हम साथ के साथ मूव कर रहे हैं, तो सब पे फोर्स जीरो है उस हिसाब से तो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड द अदर टू अ स्मॉल पेग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये निकालना है कि इफ़ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड v व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़े हुए हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। सपोज ये जो टेबल है, ये टेबल को हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, इस टेबल को मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक, इस पे वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड द अदर टू अ स्मॉल पेग ऑन अ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो प्रॉब्ली जो ये मोशन हो रहा होगा वो कुछ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, मोशन इज प्रॉब्ली लाइक दिस। मान लेते इसका रेडियस कुछ r है। ठीक है, एंड वो इट इज़ मूविंग इधर एल है। v। अच्छा, स्ट्रिंग का लेंथ दे रखा है, स्ट्रिंग का लेंथ दे रखा है, इट इज़ l। स्ट्रिंग का लेंथ इज़ गिवन टू यू, इट इज़ इक्वल टू l। ठीक है, ये v है, एंड ये ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल में घूम रहा है, दैट हैज़ अ मास ऑफ m। ठीक है, व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम सोच के देखते हैं। ये जो m है, ठीक है, अब देखो सारा मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही देखते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस है वो एनीवेज बैलेंस्ड होंगी। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस आर ऑलरेडी बैलेंस, तो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी ओनली कंसर्न विद द फोर्सेस इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन कौन से फोर्सेस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ये टेंशन फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, और वही टेंशन फोर्स हमें सर्कल में घुमा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। राइट, राइट, यही होता है ना, जो भी नेट इनवर्ड फोर्स होता है that is equal to the that is what provides the centripetal acceleration, so that is equal to mv square divided by r। so if the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle is this, which is equal to डिवाइड this, बाय एल क्यों किया। l is the radius। अरे वो centripetal acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, v square divided by radius। लेंथ है ठीक स्ट्रिंग है। का l, तो v square divided by l। ठीक है,
नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज टी विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? टी बोल दो आप, ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, ये होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। दिस इज द नेट फोर्स विच इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं। Constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 20 kilograms moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? एक मास है आपके पास that is moving 20 kg का मास है, मूविंग इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है? इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, और इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स हमने लगा दिया है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगा दिया है ऑफ 50 न्यूटन्स, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ डिसेलरेशन होगा, कितना टाइम लगेगा स्टॉप होने में, उसके लिए पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आप कैसे निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स कितना है? देखो ऑब्वियसली वर्टिकल प्लेन में कुछ फोर्सेस तो है ही, बट उस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, उनको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई फ्रिक्शन का भी कुछ है नहीं यहाँ पे, फ्रिक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा है, तो हम मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे में ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, एक फोर्स हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है। सर 6 एक्सेलरेशन सेकंड लगेगा। एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो ये 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये है आपका डिसेलरेशन। दिस इज़ ऑपोजिट टू दिस। अगर आपको साइन के साथ करना है अच्छे से, तो मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, दैट इज़ द पॉजिटिव डायरेक्शन, और तो ऐसे में जो फोर्स है, फोर्स विल एक्चुअली कम आउट टू बी माइनस, सो एक्सेलरेशन भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है कि कितना टाइम लग रहा है बॉडी को स्टॉप करने के लिए। तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। v इज़ 0, u इज़ इक्वल टू +15 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -5/2। तो ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ रहा है? 6 सेकेंड्स आ रहेंगे, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम चेंजेस इट्स स्पीड, ठीक है। यहाँ एक टाइपो है, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर दूंगा मैं बाद में, ठीक है। A constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था, उससे 3.5 मीटर पर सेकेंड हो गया 25 सेकेंड में। फर्दर क्या बता रखा है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली वेलोसिटी हैज़ इंक्रीज्ड, राइट। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था ना कि 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, फिर थोड़ी देर बाद 3.5 मीटर पर सेकंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन हमें बता रखा है कि डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में ही स्पीड बढ़ गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले u कितना था? इट वाज 2 मीटर पर सेकंड, और फिर आफ्टर सम टाइम जो आपका v है दैट इज़ 3.5 मीटर पर सेकंड। और ये टाइम इंटरवल कितना है इन दोनों के बीच में? डेल्टा t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स अनचेंज्ड। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? तो उसके लिए पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। फोर्स क्या होगा? मास इंटू सर एक्सेलरेशन, 0.18 न्यूटन आ मास रहा है। इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये कितना आएगा? मास इज 3 इंटू 3.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है? 25 है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 25, 3 इंटू 15 45 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ रहा है। सर 0.18। What is the magnitude and direction of the force? मास से मल्टीप्लाई किया 45 डिवाइडेड बाई 250। हाँ ठीक है, जो भी है, मतलब कैलकुलेशन इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट हियर, आपको पता होना चाहिए इसको निकालना कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाई, अच्छा ये TOW नहीं है, TWO है, एक और टाइप हो, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट टोटल फोर्स। तो सपोज ये बॉडी अगर ऐसा है
8 एंड 6 न्यूटन के फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में है 8 न्यूटन्स का, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है 6 न्यूटन्स का। इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कितना आएगा ये? 64 प्लस 36 10 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द नेट फोर्स, राइट। ये नेट फोर्स है। दिस विल बी इक्वल टू एफ नेट। इससे आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन सर विल बी इक्वल 50 टू, न्यूटन फोर्स आ रहा है। क्या हो गया? नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन सर आपका आ रहा है एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास आप निकाल लोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछा गया है तो रिलेटिवली आप बता सकते हो 6 न्यूटन के फोर्स के साथ कितना एंगल बन रहा है, या फिर 8 न्यूटन वाले फोर्स के साथ कितना एंगल बन रहा है। मान लेते हैं कि इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, सपोज दिस इज थीटा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? दैट tan थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 6 कह सकते हैं ना। 8 डिवाइडेड बाई 6 4/3, तो इससे थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। tan इनवर्स ऑफ 4/3 रिलेटिव टू 53 डिग्री। 6 न्यूटन फोर्स। 6 न्यूटन वाला वो जो फोर्स है उसके साथ इतना एंगल बना रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देख। सर तब तो थीटा 53 डिग्री हो जा रहा है। हाँ ठीक है, मतलब जो भी है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जैक्टली रिमेंबर दी आंसर्स। 53 डिग्री 37 डिग्री ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको मेन ये चीज़ आना चाहिए कि हाँ ये इसे बोलते लिखना हैं जो आना चाहिए। कॉमन है उन्हें याद रखने के लिए, मतलब कि 53 एंड 37 वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। ठीक है, तो थ्री व्हीलर यानी कि कोई ऑटो मान लो, ठीक है। ऐसा एक, ठीक है, डायग्राम उतना अच्छे से बनेगा नहीं, मैं उसको एज अ ब्लॉक ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये थ्री व्हीलर था, ये 36 किलोमीटर्स पर आवर मतलब 36 इंटू 5/18 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। इसने एक बच्चे को देखा यहाँ पे, ठीक है। देखते ही उसने ब्रेक्स लगाए और व्हीकल रेस्ट पे आ गया। कितने टाइम में? डेल्टा टी इक्वल टू 4 सेकेंड्स में, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। रिटार्डिंग फोर्स के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए और उसको आप मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। मास ऑफ द थ्री व्हीलर दे रखा है, इसका मास कितना है? m इज इक्वल टू 400 kg प्लस ड्राइवर का मास विच इज़ 65 kg, तो ये हो जाएगा 465 kg, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स आपको निकालना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स आप कैसे निकालोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। रिटार्डिंग फोर्स है तो फिर वो अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 465 इंटू फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड मतलब ये रेस्ट पे आ जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है, तो इनिशियल माइनस फाइनल का मॉड्यूलस होगा 10 टाइम 4 है, तो 4650 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा आपका नेट रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। ये फिर आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना आता है। मॉड किस लिए ले रहे हैं? क्या हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू किस लिए ले रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमसे रिटार्डिंग फोर्स पूछा जा रहा है, तो जो भी फोर्स आएगा ऑब्वियसली वो नेगेटिव में आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, तो नेट रिटार्डिंग फोर्स उसका प्लस वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास of 20,000 kilograms is blasted upwards with an initial acceleration of 5 meters per second square. Calculate the initial thrust of the blast. ठीक है, रॉकेट है, एक रॉकेट है, रॉकेट इसका मास है, काफ़ी ज़्यादा मास है, इसका मास है 20,000 kilograms. It is blasted with an initial acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका इनिशियल एक्सेलरेशन है, तो हमें निकालना है कि ये जो ब्लास्ट है उसका थ्रस्ट कितना है। तो बेसिकली थ्रस्ट का मतलब है कि वो जो अपवर्ड फोर्स है वो कितना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम सोच के देखो। इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। इसका रॉकेट का खुद का मास है, उसकी वजह से mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और जो थ्रस्ट है उसको मैं ft से रिप्रेजेंट करता हूँ। थ्रस्ट फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और फाइनली हो क्या रहा है? इट इज़ मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन।
तो इसका मतलब एफ टी अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आप करोगे, तो एफ टी माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे आप थ्रस्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इससे थ्रस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज़ इक्वल टू एम टाइम्स जी प्लस ए। आपने 2 बार सेम वेरिएबल में 20,000 इंटू जी की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करने के लिए 10 ले सकते हो, एक्सेलरेशन इज़ 5। ठीक है, तो इससे 20,000 20,000 था ना, मैं 2,000 लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 10+5, 20,000 इंटू 15 न्यूटन्स, इतना थ्रस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना आता है, मतलब देखना क्या है ये, तो कितना आएगा 33 इंटू 123 30 कितना आ रहा है ये 30,000। ठीक है, 3 लाख न्यूटन। काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है रॉकेट को ऐसे हवा में उड़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Body of mass 0.4 kilogram moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north is subjected to a constant force of 8 newtons directed towards the south for 30 seconds. ठीक है, वो एक्चुअली इसका तो ग्राफ भी दे रखा है क्वेश्चन में, ग्राफ भी दे रखा है क्या, ठीक है, नहीं ग्राफ नहीं दे रखा है, बट ठीक है एनीवे। इनिशियली कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, फिर उस पर फोर्स लगा 8 न्यूटन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है, क्या हो गया, प्रिंटिंग में शायद गलती हो जाए, t इक्वल टू -5 सेकंड है। हाँ नहीं कोई गलत नहीं है, वही है, क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और हमने इस पर फोर्स लगाया। देखो वो चीज़ ऑलरेडी मूव कर रही थी नॉर्थ डायरेक्शन में, हमने जब फोर्स लगाना स्टार्ट किया उस पॉइंट को हमने डिफाइन किया कि वो t इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो पहले भी मूव नहीं कर रहा था, और अगर हमें ये रेफ़र करना है कि वो पहले भी मूव कर रहा था, पहले कैसा मूव कर रहा था, वो अब डिफाइन करने के लिए तो मेरे को माइनस में टाइम लेना पड़ेगा। -5 का मतलब मैंने जब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया या फोर्स जब लगना स्टार्ट हुआ उससे 5 सेकेंड पहले क्या सिचुएशन था, समझे। ठीक है, तो एट t इज़ इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, सपोज ये t इज़ इक्वल टू 0 पे इस पर एक फोर्स लगने लगा इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये सपोज नॉर्थ डायरेक्शन है एंड ये सपोज आपका साउथ डायरेक्शन, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पे था, बट एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, मतलब ये है टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और इस पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, को फोर्स ऑफ 8 न्यूटन्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका खुद का मास कितना है, इसका मास कितना है, मास इज इक्वल टू 0.4 kgs। ठीक है, 8 न्यूटन्स का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, कितनी देर तक लग रहा है, फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के लिए लगेगा। ठीक है, तो ये t इज़ इक्वल टू 30 तक देख लो फोर्स लगेगा, उसके बाद और नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक एक करके अब देखते हैं। जिस टाइम पे फोर्स लगने लगा उसको हमने डिफाइन कर दिया t इज़ इक्वल टू 0, तो उससे -5 का मतलब है उससे 5 सेकेंड पहले क्या सिचुएशन था और पोजीशन क्या था। ठीक है, तो उसके लिए आप देख लो, आपको बेसिकली जो किनेमेटिक्स के इक्वेशंस है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो लगाना है। आप ये देखो, जब फोर्स लगने लगा, अच्छा ठीक है, मान लेते फोर्स जब नहीं लग रहा था, मतलब t इज़ इक्वल टू 0 से पहले। ठीक है, तो पहला सिचुएशन है व्हेन टाइम इज़ लेस देन 0, टाइम लेस देन 0 के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज़ आपको क्या दे रखा है कि जब फोर्स लगने लगा उस टाइम पे पोजीशन ऑफ द बॉडी इज x इज इक्वल टू 0, तो दिस इज नॉट जस्ट t इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो x इज इक्वल टू 0, और यही हमारा ऑरिजिन है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाएगा तो फिर इट विल सिंपली बिकम इक्वल टू ut, तो s इज इक्वल टू 10 टाइम्स t, दिस इज फॉर टाइम t लेस देन 0। अब देखो t इज इक्वल टू -5 पे पूछा जा रहा है, तो फिर आप इससे भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, इट इज इक्वल टू 10 इंटू -5 -50 मीटर्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन क्या है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट क्या रिलेशन होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू -50 मीटर्स। इनिशियल पोजीशन हम कौन सा मान रहे हैं, तो देखो टाइम t इज इक्वल टू -5, मतलब एक तरीके से आपने क्या किया है,
टाइम t इज इक्वल टू 0 से टाइम t इज इक्वल टू -5 तक क्या सिचुएशन हुआ है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू -5, मतलब x -5 माइनस एक्स 0, दिस इज x एट -5 माइनस एक्स एट 0 दैट इज इक्वल टू -50। तो इसका मतलब क्या है दैट x एट 0 तो 0 है, तो x एट टाइम -5, पोजिशन एट टाइम t इज इक्वल टू -5 इज -50 मीटर्स। ठीक है, अब बाकी पार्ट का देखते हैं। 25 सेकेंड्स पे क्या होगा। तो जैसे ही t इज इक्वल टू 0 क्रॉस हो जा रहा है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 30 तक फोर्स 8 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू, ठीक है फिर से देख लेते हैं इस चीज़ को कि t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स पे मेरे को डिस्प्लेस पोजीशन निकालना है, पोजीशन के लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं एनालाइज करता हूँ मोशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स। तो ऐसे में इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut 10t प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर, a इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे a कितना आएगा, a विल कम आउट टू बी इक्वल टू फोर्स, नेट फोर्स 8 न्यूटन डिवाइडेड बाई नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, 8 डिवाइडेड बाई 0.4 कितना आ रहा है 80/4, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे में फिर हम टाइम कैसे निकालेंगे, सॉरी टाइम नहीं, टाइम तो दे रखा है, हमें पोजीशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ इनपुट कर दो और टाइम की वैल्यू भी इनपुट कर दो, तो क्या आएगा, s विल कम आउट टू बी इक्वल टू 10 इंटू 25 प्लस हाफ इंटू, देखो डायरेक्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, -20 इंटू 25 का स्क्वायर। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो -10, तो ये आ जाएगा 250 माइनस 10 इंटू 625, राइट। 250 माइनस 10 इंटू 625 कितना आएगा वैल्यू, कितना आ रहा है 250 माइनस 6250, 6250 कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि, ठीक है, ये फोर्स इस पर लग रहा था ना, ये एक्चुअली t इज इक्वल टू 30 तक जाने से पहले ही वो वेलोसिटी रिवर्स हो जा रही है, पहले ही वेलोसिटी रिवर्स हो जा रही है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू है वो देख लेना। अब इसके आगे पूछा है कि t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स पे क्या होगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स में फिर आपको थोड़ा सा एनालाइज, अच्छा सॉरी फिर तो हमने पास डिस्प्लेसमेंट निकाला है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में क्या रिलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में क्या रिलेशन होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट सेम रिलेशन है जैसे पहला वाला, दिस विल बी इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स इनिशियल आपका एक्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो वो तो 0 हो जाएगा, और एक्स फाइनल आपको इससे इक्वेट करके आ जाएगा। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे पूछा जा रहा है क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको फिर से मोशन को थोड़ा ब्रेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 100 सेकेंड में t इज इक्वल टू 100 सेकेंड में उसका पोजीशन क्या होगा। तो उसके लिए आप ये देखो, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 30 तक एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है, एंड दैट इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अगर -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ऐसे में फिर आपको ये टोटल कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा कि इस बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप ये निकाल सकते हो कि उसके आगे क्या होगा, क्योंकि उसके आगे इक्वेशन चेंज हो रही है, इसलिए हम एक इक्वेशन यूज़ करके पूरा कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 30 के लिए पहले आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 30 में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, इट इज़ इक्वल टू 30 t प्लस हाफ इंटू -20 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30t माइनस 10t स्क्वायर। ठीक है, t इज इक्वल टू 30 तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 30 इंटू 30 माइनस
10 इंटू 900, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है। अच्छा सॉरी 30 क्यों पुट किया मैंने, 30 क्यों पुट किया, ये तो 10 है ना, तो 10 है, इनिशियल वेलोसिटी तो 10 है, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 300 माइनस 9000, कितना आ रहा है, माइनस 8700 मीटर्स, मतलब वो 8700 मीटर्स पीछे चला गया ऑलरेडी, ठीक है। अब उसके आगे फ्रॉम t इज़ इक्वल टू 30 से t इज़ इक्वल टू 100 सेकेंड्स तक क्या होगा, t इज़ इक्वल टू 30 से t इज़ इक्वल, अच्छा पहले पोजीशन निकाल लेते हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल, x इनिशियल क्या था, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो 0, तो इसका मतलब इसका जो फाइनल पोजीशन हो रहा है दैट इज़ माइनस 8700, ठीक है। अब माइनस 8700 से के बाद क्या हो रहा है, इसके बाद फिर वो पर 100 सेकंड बाद ओरिजिन से 50,000 मीटर साउथ में है। देखो t इज़ इक्वल टू 0 और अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि t इज़ इक्वल टू 30 से t इज़ इक्वल टू 100 सेकेंड्स तक, मतलब डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 70 सेकेंड, 70 सेकेंड्स के लिए अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी की भी तो वैल्यू चाहिए होगी, वो कौन सी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वो आप निकाल लो यहाँ से। इस बीच में जो फाइनल वेलोसिटी है v इज़ इक्वल टू u प्लस 80 आप यूज़ कर लो, u कितना था 10 माइनस 20 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 600, ये कितना आ जा रहा है 590 मीटर पर सेकेंड, माइनस 590 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये 30 से 100 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो, मतलब कितना पीछे गया है, वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। सर वो माइनस 41,300 हो रहा है। हाँ ठीक है, तो अब ये 30 सेकेंड से लेके 100 सेकेंड्स तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको पता लग जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 590 इंटू 70, और फिर ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता लग रहा है ना, तो इसको आप एक्स फाइनल के साथ ऐड कर दो, तो आपको नेट फाइनल पोजीशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो कुछ डाउट हो तो पूछ लेना अभी बीच में, ठीक है। ठीक है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आंसर्स आप कंपेयर करके देख सकते हो, वो अभी मैं पूरा कैलकुलेट कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meters per second square. At t is equal to 10, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck, 6 meter high above the ground. What is the velocity at t is equal to 11? What is the acceleration of the stone at t is equal to 11? देखो बेसिकली किसी एक ट्रक के साथ मूव कर रहा है, पहले स्टोन जो था वो ट्रक पे था, ट्रक पे ही था, ठीक है। पहले जब स्टोन ट्रक पे ही था, तो ये जो आपका ट्रक है, सपोज जैसे ट्रक हियर, उसके ऊपर एक स्टोन है, इसका भी इनिशियली एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, टाइम t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे इसको छोड़ दिया गया, तो तब उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, एटलीस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया, बट उस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा ही, दैट इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे, तो t इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे यहाँ पे कितना था, जब वो स्टार्ट किया तब तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v इज़ इक्वल टू u प्लस 80 से आप निकाल लोगे, इज इक्वल टू u प्लस 80, ये है 2, स्टोन का या फिर ट्रक का, क्या हुआ, स्टोन का वेलोसिटी पूछे या ट्रक का, स्टोन का पूछा जा रहा है, स्टोन का, ट्रक का क्या करोगे पता करके, ट्रक का तो सारा दे रखा है, ठीक है। स्टोन का देख लो फिर, क्या कह रहा था, हाँ वेलोसिटी फाइनल मतलब टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी, डेट विल बी गिवन बाई v इज इक्वल टू u प्लस 80, 0 प्लस 2 इंटू 10, 20 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज़ 20 मीटर पर सेकेंड जब उसको रिलीज़ किया गया, ठीक है। रिलीज़ किया गया तब 20 मीटर पर सेकेंड है, फिर जब उसको रिलीज़ करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एक वेलोसिटी के साथ निकला, 20 मीटर पर सेकेंड के साथ निकला, और उसके बाद ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो एक प्रोजेक्टाइल टाइप मोशन होगा, ठीक है। मान लेते हैं एट t इज़ इक्वल टू 11 सेकेंड्स पे वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ऐसे में अब इसका
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो अब भी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, बस जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हुआ होगा। वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स इज mg, सो नेट एक्सेलरेशन इज g, राइट। नेट एक्सेलरेशन g है तो फिर इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है डेट विल बी इक्वल टू 0 प्लस g इंटू जितना टाइम पास हुआ है इसके बीच में, कितना टाइम पास हुआ है, 1 सेकेंड पास हुआ है, सो g इंटू 1, वेलोसिटी विल बी g या टाइम फिर 10 मीटर 10 पर मीटर सेकंड पर आ रहा सेकेंड है। आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी इज़ नाउ अ कॉम्बिनेशन 20 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इट विल बी अ फैक्टर सम ऑफ दीज टू, एंड सिंस दीज टू आर परपेंडिकुलर ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 500, तो डेट इज़ 10√5, ठीक है, क्लियर। ठीक है, कुछ ठीक। पूछना है किसी को? एक बार मैं कॉपी कर लूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A bob of mass 0.1 kg hung from the ceiling of a room by a string 2 meters long is set into oscillation, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा सिचुएशन है, ये ऐसे हैंग कर रहा था एक बॉब, उसको ऑसिलेशन पे सेट कर दिया है, ठीक है। तो जब भी ऑसिलेशन हो रहा होता है ना, ये जो सेंटर वाला पोजीशन होता है ना, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। ये जो है ये मीन पोजीशन है, ठीक है। और इसके कुछ और पोजीशंस होते हैं, जैसे कि ये जो एक्सट्रीम वाला पोजीशन कि मैक्सिमम कितना दूर जाता है, ये हो गया आपका एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन दोनों साइड्स पे होती है, ठीक है, एक इस साइड पे भी होगा, एक ऑपोजिट साइड पे भी होगा, एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। मान लेते मैंने इसको इस डायरेक्शन में मूव कराया है, तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होगा, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ़ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज़ एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस और व्हेन इट इज़ एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसे मूव करेगा उसका हमें थोड़ा आइडिया इसके फ्री बॉडी डायग्राम एंड वेलोसिटी से भी पता लगेगा, ठीक है। तो मैंने अगर इसको ऐसे मूव किया है 1 मीटर पर सेकेंड से, ये ऐसे मूव करेगा 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 करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा ना, इसकी वेलोसिटी नेट वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि उसी पॉइंट पे वापस टर्न बैक करता है। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0 रहता है। यहाँ पे नेट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0 एट दी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मैंने इसको कट कर दिया स्ट्रिंग को तो क्या होगा, क्या रहता नेट वेलोसिटी 0 है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देखो, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब ठीक है, जब हमने कट कर दिया तब तो फोर्स का कोई सेंस ही नहीं बना ना, जब मैंने इसको कट कर दिया तो ये जो टेंशन फोर्स लग रहा था वो तो हट गया, ठीक है। तो इस पर फाइनली कौन सा फोर्स बचा, डाउनवर्ड फोर्स विच इज़ इक्वल टू mg, और बाकी इस पर कोई वेलोसिटी है नहीं, ठीक है, v इज़ इक्वल टू 0, कोई वेलोसिटी है नहीं। तो अगर वेलोसिटी है नहीं तो इसका मतलब ये कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक, इट विल मूव डाउनवर्ड्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी अगर वो नहीं है, एक्सेलरेशन कोई वेलोसिटी नहीं होती है यहाँ पे, यहाँ वेलोसिटी 0 होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप कट करोगे ना तो यहाँ के गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, कोई वेलोसिटी नहीं है उसकी, ठीक है, ठीक है। ठीक। बट अगर आपने इसको मीन पोजीशन पे कट किया है ना, अब देखो मीन पोजीशन पे अगर आप कट करते हो इसको तो क्या होगा, इट हैज़ सम वेलोसिटी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो मीन पोजीशन पे अगर आप कट करोगे तो क्या होगा, इट हैज़ सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन एंड इट हैज़ mg फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, ये तो एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल हो गया। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऐसा होगा, एक प्रोजेक्टाइल जैसा होगा, इस तरह से नीचे जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। सर आई गेस जब मेन पोजीशन पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है एक ऑब्जेक्ट का। हाँ,
सुबह जब भी ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है तो मीन पोजीशन पे ही सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। मतलब कि Vmax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। हाँ मतलब जो भी आपको नाम देना है दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A man of mass 70 kilograms stands on a weighing scale in a lift which is moving as described in the following options. तो आपको बताना है रीडिंग ऑफ द स्केल क्या होगा। पहला केस लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मैन है, ये एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है। ठीक है, और ये पूरी चीज़ एक लिफ्ट के अंदर है, ये एक लिफ्ट के अंदर है दैट इज़ मूविंग अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है। तो फिर ये वेइंग स्केल हमें वेट कैसे बताता है? ये वेट हमें इस तरीके से बताता है कि नॉर्मल फोर्स कितना हो रहा है उसी का वही बता देता है हमें। ठीक है, तो अगर ये वेइंग स्केल 70 किलोग्राम, अगर वेइंग स्केल 70 किलोग्राम दिखा रहा है तो इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू 70 जी। जब नॉर्मल फोर्स 70 जी है तब रीडिंग 70 किलोग्राम आती है। ठीक है, अब देखो पहले केस में क्या है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं मतलब नेट फोर्स 0 है। मतलब अगर इस मैन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मैन एम जी नीचे की तरफ, और जो भी वेइंग मशीन पर नॉर्मल फोर्स पड़ रहा होगा उतना ही नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन इस पर लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स इस तरफ। एंड सिंस कांस्टेंट वेलोसिटी है तो थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब एम जी माइनस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी, और एम जी कितना है, 70 जी। जब 70 जी है तो रीडिंग कितना आएगा स्केल का, 70 किलोग्राम। तो पहले केस में तो रीडिंग 70 किलोग्राम ही आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस का देखते हैं। नेक्स्ट केस में देखते हैं, नेक्स्ट केस में हमें क्या दे रखा है दैट, नेक्स्ट केस में हमें ये दे रखा है दैट द लिफ्ट इटसेल्फ इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है लिफ्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट इज़ नाउ मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, वो मैंने मीटर पर सेकंड लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी नेट रिजल्टेंट फोर्स है ऑन द मैन दैट इज इक्वल टू मास इंटू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्वेशन आप लिखोगे डाउनवर्ड फोर्स एम जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे आ जाएगा दैट नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम टाइम्स जी प्लस ए कितना है, 5 है, जी है, जी को आप 10 ले लोगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे ऐसे सोच लो, नहीं सब कुछ आपको जी के टर्म्स में ही चाहिए, जी के टर्म्स में ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि रीडिंग जब 70 जी है, जब नॉर्मल फोर्स 70 जी है तब रीडिंग आ रहा है 70 के जी। ठीक है, तो ऐसे कंपैरिजन से आप मास निकाल सकते हो। ठीक है, तो एनीवे इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या आ रहा है, एम जी प्लस ए आ जा रहा है, मतलब 70 जी प्लस समथिंग आ रहा है, राइट। तो नॉर्मल, सॉरी क्या किया है मैंने, नॉर्मल प्लस थोड़ी आएगा, एन विल कम आउट टू बी इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए। तो मतलब नॉर्मल फोर्स घट रहा है जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है। अगर नॉर्मल फोर्स घटेगा तो मतलब जो ये वेइंग मशीन है इसकी रीडिंग भी घट जाएगी। ठीक है, आप वैसे कैलकुलेट करके देख लो, एम टाइम्स जी क्या है 10 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स एम। ठीक है, तो आप ऐसे देखो, जब नॉर्मल फोर्स एम जी था, या फिर एम जी, या फिर आप, ठीक है, जब नॉर्मल फोर्स कंपेयर करके देख लेते हैं, जब नॉर्मल फोर्स 70 जी था तो रीडिंग आ रही थी 70 के जी। अब अगर नॉर्मल फोर्स 5 इंटू मास, मास कितना दे रखा है, 70 इंटू 5 है, 70 इंटू 5 है, तो रीडिंग कितनी आएगी, 70/70 जी इंटू 70 इंटू 5, तो वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 35 kgs। ठीक है, दिस इज़ फॉर बी पार्ट। अब ठीक इसी तरह हम सी पार्ट के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं फिर कि हमें मास निकालना पड़ेगा, मुझे तो लगा था वो वेट निकालना पड़ेगा। वही तो मैंने बताया,
ये 35 kg उसका वेट नहीं, ये उसका मास नहीं है। 35 kg इज़ द रीडिंग। रीडिंग जब 70 g फोर्स है तो 70 kg रीडिंग दिखा रहा है। तो जब ये फोर्स है, ये फोर्स कितना है 70 इंटू 5, मतलब आप ऐसे सोच के देखो ना, 700 न्यूटन्स फोर्स के लिए वो 70 रीडिंग दिखा रहा है। कभी वेइंग मशीन पे आप अपना वेट, अगर आपका वेट 50 है तो क्या वो 500 दिखाता है? नहीं। ठीक, तो आपको कंपेयर करके रीडिंग पता करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वाला केस देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि नाउ इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऊपर जा रहा है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप अगर इक्वेशन लिखोगे अपना तो क्या आएगा, इट विल बी अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब n क्या है आपका, n विल कम आउट टू बी इक्वल टू m टाइम्स g प्लस ए। मतलब आप क्या देख रहा है, mg से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 70 g से ज़्यादा आएगा, मतलब इस केस में वेट उसका नॉर्मल से ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, कितना ज़्यादा दिखाएगा वो निकाल के देख लेते हैं। तो n जब 70 g था तो वेट 70 किलोग्राम दिखा रहा था। अब जब अगर एम जी प्लस ए है तो कितना दिखाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 70 जी इंटू एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए। इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 70 डिवाइडेड बाई 70 जी को मैं 10 मान के कर रहा हूँ इंटू 70 जी प्लस ए, जी 10 प्लस 5 विच इज़ 15। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 15 इंटू 7 रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, 105। 105। ठीक है, इतना ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, ये था आपका थर्ड पार्ट का। लास्ट पार्ट में क्या है, लिफ्ट फेल्स एंड हर्टल्स डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, लिफ्ट फॉल्स एंड इट इज़ हर्टलिंग डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली। तो ऐसे में क्या सर तब होगा, तो वो 0 दिखाएगा। तब ज़ीरो दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, अब फ्री बॉडी डायग्राम से फिर से समझ लेते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, अब हमें पता है कि लिफ्ट इज़ नाउ फॉलिंग डाउन विद अ विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ जी। ठीक है, ये जी है। तो ऐसे में अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, आप लिखोगे एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम जी, एन ज़ीरो आ गया, एन ज़ीरो मतलब रीडिंग भी जीरो। ज़ीरो आएगी। ठीक है, रीडिंग विल ऑल्सो कम आउट टू बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। अच्छा ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ मेरे को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ इस टाइप का है। पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा ऐसा है, टाइम टी इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड्स, एक्स एक्सेस पे टाइम है इन सेकेंड्स, वाई एक्सेस पे है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज़ एक्चुअली ये है 3 मीटर्स। ठीक है, इस पॉइंट को लेबल भी किया गया, दिस इज़ पॉइंट ए। ठीक है, तो ग्राफ आपको दे रखा है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी लेस देन 0, टी ग्रेटर देन 4 एंड टी बिटवीन 0 एंड 4। तो पहली बात तो देखो, जब टी लेस देन 0 है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट। ठीक है, एकदम स्ट्रेट है। तो ऐसे में फोर्स कितना पड़ेगा, फोर्स पे तो आते हैं एक एक करके आते हैं, पहले आप देखो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई फोर्स पड़ेगा भी। वेलोसिटी अगर ज़ीरो है मतलब टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो से टी इज इक्वल टू 4 में। ठीक है, तब कोई टाइम फोर्स टी इज इक्वल टू ज़ीरो से टाइम टाइम टी लेस देन ज़ीरो में, टी लेस देन ज़ीरो में वेलोसिटी ज़ीरो है, और वेलोसिटी ज़ीरो ही है थ्रू आउट, तो फोर्स भी ज़ीरो ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग इन दिस पार्ट। ठीक है,
टी इज़ ग्रेटर देन 4 में आप देखो, टी ग्रेटर देन 4 में अगर आप देखते हो तो फिर से वेलोसिटी 0 है, फोर्स भी 0 आ जाएगा। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 4 क्या हो रहा है, 0 लेस देन टी लेस देन 4। ठीक है, हम बाउंड्री पॉइंट्स पर नहीं देख रहे, बिटवीन इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या देख रहे हैं, नेट सर वेलोसिटी वी इज तो इक्वल टू द कांस्टेंट है स्लोप। तब। वेलोसिटी कितना होगा आप बताओगे, वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, सर स्लोप निकाल लो, वेलोसिटी आ जाएगी 0.75 मीटर पर सेकंड। 3/4। ठीक है, v विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है, डेल, या फिर आप फॉर्मूले के टर्म्स में समझ लो, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स है 3, डेल्टा टी है 4, 3/4। वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/4, बट अगेन इट इज़ कॉन्स्टेंट, इट इज़ नॉट चेंजिंग। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, इन पॉइंट्स पे कुछ तो चेंज हो रहा है। एकदम से आपकी ग्राफ है ना, एकदम से जहाँ एकदम कॉर्नर पॉइंट बन जाता है ना, वहाँ पे एक्चुअली हो ये रहा है कि एकदम से वेलोसिटी चेंज हुआ है। आप इसके थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाओ ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज़ 0, थोड़ा सा राइट में चले जाओ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/4। तो मतलब कुछ चेंज ऑफ मोमेंटम तो हुआ ही है। ठीक है, हाँ। लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए हुआ है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि देर इज़ अ फाइनाइट चेंज ऑफ मोमेंटम बट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो किसकी वजह से होता है, एक इम्पल्सिव फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो वही चीज़ अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि इम्पल्स निकालो टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 4 पे। तो टी इज इक्वल टू 0 पे आप देखो मोमेंटम चेंज कितना हो रहा है, इनिशियली वेलोसिटी वॉज 0, तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में मोमेंटम देख लो। जस्ट लेफ्ट मतलब इनिशियली मोमेंटम वॉज इक्वल टू, डेल्टा पे निकालने के लिए आपको पहले इनिशियल मोमेंटम मतलब टी से जस्ट कम जब है तब मोमेंटम कितना है, तब तो वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम 0 है। टी के जस्ट बाद मोमेंटम इज मास इंटू 3/4, वेलोसिटी इज 3/4, मास आपको दे रखा है m इंटू 3/4, तो डेट इज 4 इंटू 3/4। 3 यूनिट क्या होता है मोमेंटम का, kg मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज 3 kg मीटर पर सेकेंड। हमें इम्पल्स पूछा गया है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स कितना आ जाएगा, इट इज़ चेंज इन मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि 3 के बराबर ही आ जाएगा, 3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फर्दर हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू 4 पे इम्पल्स कितना आएगा, टी इज इक्वल टू 4 पे इम्पल्स कितना आएगा। फिर से आप डेल्टा पी निकालोगे। ठीक है, तो आपको इनिशियल मोमेंटम आपको पता है, दैट इज़ मास इंटू 3/4, तो ये 3 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो वो 0 हो गया, तो इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब देखो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम। टाइम, और इट इज़ द चेंज इन मोमेंटम, दोनों ही चीज़ें वेक्टर्स है। ठीक है, डेल्टा पी कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी -3, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे -3 आ जाएगा, -3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। को दे रखा है, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सर्फेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज इक्वल टू 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू A along द डायरेक्शन ऑफ B एंड B along द डायरेक्शन ऑफ A। ठीक है, तो दो केसेस है, पहले केस के लिए हम देखते हैं, दो बॉडीज़ है आपके पास, ये A है और ये B है। ठीक है, और अभी इनको एक स्ट्रिंग से ज्वाइन किया गया है, स्ट्रिंग से मैंने ज्वाइन करके रखा है, और क्या बताया गया है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ F 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू A along द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। A पे एक फोर्स लगाया 600 न्यूटन्स का, 600 न्यूटन्स। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं इस तरीके से फोर्स लगाऊंगा तो A और B चिपक जाएंगे, और वो सिचुएशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है 600 न्यूटन्स। ठीक है, A पे फोर्स लगाया, तो ऐसे में टेंशन कितना होगा, तो इसके लिए आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। अब ऐसी चीज़ों में है ना, इन प्रॉब्लम्स को करने के दो तरीके होते हैं। पहला जो नॉर्मल बेसिक अप्रोच है वो मैं बता देता हूँ, दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स आप बनाओगे। ए का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओगे तो क्या हो रहा है, ए पे इस डायरेक्शन में 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, ये ए का है। बी का अगर आप देखोगे, बी पे इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, राइट, एंड
साथ के साथ हमें क्या पता है कि इस फोर्स के लगने की वजह से दोनों का मूवमेंट सेम तरीके से होगा, दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 600 माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए कितना है, इट इज 10 टाइम्स ए। राइट, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो दोनों का सेम होगा। और बी के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे ये हो जाएगा टेंशन इज इक्वल टू 20 टाइम्स ए। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप ऐड कर दो, वैसे हमें एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे टेंशन पूछा जा रहा है, तो हम टेंशन के लिए डायरेक्टली लिखते हैं। टेंशन हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से एक्सेलरेशन 20 ए इज इक्वल टू टी, ए की वैल्यू निकाल लो और इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इट विल कम 60 माइनस टी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ए इज इक्वल टू टी बाई 20। राइट, तो इससे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी प्लस टी बाई टू, 3t/2 इज इक्वल टू 60 और 2/3 इंटू 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन्स। दिस इज द टेंशन। ठीक है, हेलो, ठीक है। हाँ सर। अब बी केस के लिए देख लेते हैं। बी केस में क्या हो रहा है, बाय द वे अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना होता ना, तो एक्सेलरेशन निकालने का एक और तरीका होता है, वो है कि आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर लो कंसिडरिंग बोथ ऑफ दीज ब्लॉक्स एज अ सिस्टम। ठीक है, अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना होता ना, सिर्फ एक्सेलरेशन, यहाँ पे तो टेंशन निकालना है, तो अगर आप इस पूरी चीज़ को सिस्टम बोल दोगे तो टेंशन एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा, वो आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि ठीक है, ये जो ए है, ये ए है और ये जो बी कनेक्टेड है, इस पे यहाँ 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो कि ये एक बड़ा सा सिस्टम है जिसका मास है मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, इस पे फोर्स लग रहा है 600 न्यूटन का, और ये दोनों क्योंकि साथ में मूव करेंगे तो दोनों का साथ में एक्सेलरेशन होगा, तो वो कॉमन एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो 600 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी से। ठीक है, जो भी 20 आएगा। आ रहा है। ठीक है, और वो सेम आएगा, इस केस से भी जो एक्सेलरेशन आ रहा है, इस केस से भी जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो सेम आएगा। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी अगर आपको क्वेश्चन करना है तब आप इस चीज़ से कर सकते हो। ठीक है, बट अदरवाइज अभी हमसे वो पूछा नहीं गया था, एक्सेलरेशन पूछा नहीं गया था, इसलिए मैं इस पर जा नहीं रहा था, सिर्फ टेंशन पूछा गया है। तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, उसके लिए आपको अंदर जाना ही पड़ेगा इसमें। ये इक्वेशन से भी आप कर सकते हो, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर उसके बाद बी का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और टेंशन इज इक्वल टू 20 टाइम्स ए लिख के ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आ जाएगा आंसर। वैसे यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, ये 600 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी विल बी 30, तो ये ट्वाइस 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर आप t इज इक्वल टू 20 ए करके लिख देते हो, सॉरी कुछ गड़बड़ किया है क्या, लग t इज इक्वल टू, अच्छा हाँ गलती किया है ना, यहाँ 60 लिख दिया मैंने 600 का। ठीक है, ये 200 होगा, ये 400 न्यूटन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसी चीज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करके भी देख लो ना, 20 इंटू 20, तो ये भी 400 ही आ जाएगा। ठीक है, इससे तो जल्दी हो जाता है। हाँ जब आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इससे जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ टेंशन पूछा गया है तो आप इन दोनों को ऐड करके भी तो निकाल ही सकते हो ना, सेम ही टाइम लगता है ऑलमोस्ट। ठीक है, बी पार्ट देख लेते हैं, बी पार्ट कैसे करेंगे। तो बी पार्ट में भी सेम ही चीज़ है, बस एक अलग व्यू पॉइंट से हमें अप्लाई करना है। ठीक है, बी पार्ट में क्या हो रहा है, बी पार्ट में बस हो ये रहा है कि डायरेक्शन अलग जा रहा है। हाँ, अब 600 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, 600 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब इसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं, इक्वेशन दोबारा से लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब ये देखो कैसा होगा, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ए पे सिर्फ टेंशन लग रहा है और ये दोनों साथ के साथ एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ठीक है, ए पे टेंशन टी लग रहा है, तो इसका आप इक्वेशन लिखोगे टी इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ए 10 ए। और बी के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे, बी के लिए क्या क्या इक्वेशन है, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है और एक डायरेक्शन में 600 न्यूटन लग रहा है, और इसमें आप लिखोगे दैट 600 माइनस टी इज इक्वल टू 20 ए। ठीक है, फिर से आपको टेंशन निकालनी है, टेंशन निकालने तो मतलब यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, इधर सब्सटीट्यूट कर दो, इधर सब्सटीट्यूट कर दो, तो इससे क्या आएगा 600 माइनस टी इज इक्वल टू 20 टाइम्स
T/10, राइट। तो ये 2T आ गया। तो इससे अब क्या आ रहा है, दैट 3T इज इक्वल टू 600। तो इससे टेंशन की वैल्यू 200 न्यूटन आ गई। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन चेंज होगा क्या, एक्सेलरेशन कुछ अलग होगा क्या, एक्सेलरेशन तो सेम ही आना चाहिए क्योंकि सिस्टम तो अब भी सेम है, राइट। बस टेंशन अब यस थोड़ा सर। अलग हो गया। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, जिस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस हिसाब से टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंजेस, बट इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो सेम आएगा। वैल्यू इनपुट करके भी आप देख लो, राइट। पिछले केस में क्या आया था, एक्सेलरेशन हमने 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला था। यहाँ पे भी आप देखो T/10 करके देखोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टू masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light and extensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses, tension in the string when the masses are released. ठीक है, आपके पास एक ऐसा पुली है, इसके दोनों एंड्स पे, सपोज ये ऐसे कनेक्टेड है वॉल से, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ऐसे वॉल से कनेक्टेड है। दो मासेस कनेक्टेड है, ये एक यहाँ पे मास है और एक यहाँ मास है। ये 8 kgs है और ये 12 kgs है। They are connected at the two ends of a light and extensible string that goes over the frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. ठीक है, तो इसको मैं A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। जब मैंने मासेस को छोड़ दिया तो टेंशन कितना होगा, देखो अब इसको करने का कन्वेंशनल तरीका है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो, फिर उससे वेरिएबल्स को एलिमिनेट करो, ठीक है। तो ऐसे अगर हम करने जाए तो A का देखते हैं सबसे पहले। A यहाँ 8G फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और Acceleration 2 meters per इतना second. आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन एक्चुअली होगा कैसे यहाँ पे। तो देखो सपोज़ अगर आपको मासेस नहीं पता होती तो आपको ये एज्यूम करना पड़ता है पहले कि मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, मान लेते हैं। तो अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो मतलब इसका एक चीज़ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में जितना होगा इतना ही इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड में होगा, ठीक। तो एक मान चीज़ लेते मुझे हैं पूछना ये था। एक्सेलरेशन अपवर्ड में मान है, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, ठीक भैया है। हाँ, अज्यूम क्यों कर रहे हैं 12 kg नीचे जाएगा, 12 kg तो वैसे भी नीचे जाएगा, अज्यूम करने को क्या है? एज्यूम करने का मतलब ये है कि अगर मैंने उल्टा भी एज्यूम किया होता ना तो भी मेरा आंसर करेक्ट आ जाता। अच्छा, ठीक। अब जैसे होमवर्क करके देखना, मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, मान लेते हैं 12 kg वाला ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ नेगेटिव में आ जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी रखना कि अगर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर तो जाएगा ही, ठीक है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बी का ए, देन ये जो ब्लॉक ए है उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो ए के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे, ए के लिए इक्वेशन होगा दैट T-8G इज इक्वल टू ए, T-8G इज इक्वल टू 8A, ठीक है। और फिर बी के लिए अगर आप इक्वेशन लिखोगे, तो बी के लिए क्या है, टेंशन ऊपर है और 12G नीचे है। यहाँ पे आप लिखोगे दैट 12G माइनस टी इज इक्वल टू 8A, 12G माइनस टी इज इक्वल टू 12A, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 + 2 अगर आप करोगे फिर ये 2 आ रहा तो है। इससे क्या आ जाएगा, 20G इज इक्वल टू 20A। टू क्यों आएगा, ये तो नहीं 2 ही आ रहा है, सही। अच्छा सॉरी, 2 आ रहा है वो और माइनस है, टेंशन माइनस है, 96 माइनस आ है, रहा है। माइनस है, ठीक है। 12G माइनस 8G तो फिर ये 4G हो जाएगा और ये 20A हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 20 विच इज़ 2। एक्सेलरेशन 2 आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 आ गया और फिर सेकेंडली हमें टेंशन निकालना है। टेंशन अब हम कैसे निकालेंगे, टेंशन को कोई सा भी इक्वेशन यूज़ कर लो। टेंशन पहला वाला इक्वेशन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स
g प्लस ए, तो 8 टाइम्स 10 प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू 96। 96 न्यूटन्स। टेंशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि को ये दे रखा है, अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो इन पहले जनरली हम करते हैं और फिर प्रूव करके हमें दिखाना है कि वो एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस अगर रेस्ट पे है, ये सपोज एक न्यूक्लियस है, ये रेस्ट पे है, फिर कुछ टाइम बाद ये डिसइंटीग्रेट कर गया, डिसइंटीग्रेट कर गया, उसके बाद मान लेते हैं कि इसका एक जो टुकड़ा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ सम वेलोसिटी v1, और जो दूसरा टुकड़ा है दैट इज़ गोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ v2 इन सम कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा जनरलाइज करने के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज़ इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो भी एंगल है दैट इज़ थीटा। ठीक है, एंगल इज़ थीटा सपोज। तो हमें क्या दिखाना है, दैट द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स हमें प्रूव करना है दैट ये जो थीटा है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तरीके से यही प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो देखो हम इन चीज़ों को वेक्टर फॉर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स पड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम विल बी कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का? इनिशियल मोमेंटम इज़ 0। फाइनल मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू, मान लेते हैं इसका मास m था और इसका मास m1 हो गया, तो इस वाले का मास m माइनस m1 होगा, करेक्ट? तो फाइनल मोमेंटम विल बी m1 इंटू v1 वेक्टर प्लस m माइनस m1 इंटू v2 वेक्टर, करेक्ट? अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, क्यों होगा? बिकॉज दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसका मतलब m1 v1 वेक्टर प्लस m माइनस m1 v2 वेक्टर दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0 और 0 वेक्टर विच एवर यू वांट टू कॉल इट। तो इससे क्या आ रहा है? इससे ये आ रहा है दैट m1 को कॉमन ले लो, इससे क्या आएगा? v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर प्लस m इंटू v2 वेक्टर दैट हैज़ टू बी 0। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इससे हमें कोई रिलेशन मिल नहीं रहा है v2 और v1 के बीच में। रिलेशन हम कैसे ला सकते हैं? कभी भी हमें एंगल्स चेक करना है दो वेक्टर्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लेता हूँ, सपोज़ v2 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो m1 टाइम्स v2 डॉट v1 माइनस v2 अगर मैं कर देता हूँ, प्लस m टाइम्स v2 डॉट v2, दिस विल बी 0, राइट? अब देखो ये क्या आ रहा है, ये आ जाएगा m1 टाइम्स v2 डॉट v1, डॉट मत लो, डॉट से हमें एक्चुअली क्या प्रूफ करना है? दैट द एंगल इन बिटवीन दम इज़ 180 डिग्रीज। एंगल इन बिटवीन दम 180 डिग्रीज प्रूफ करने के लिए हमें एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट से फ़ायदा मिलता है, डॉट से नहीं मिलता है। ठीक है, तो सपोज, बट ठीक है, एक्चुअली उतना कुछ एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत सिंपल सा फंडा है। अब इसको ऐसे सर ही छोड़ फायदा दो। क्यों नहीं कितना डॉट प्रोडक्ट से? डॉट प्रोडक्ट से फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखो मेरे को एंगल प्रूफ करना है 180 डिग्रीज, डॉट प्रोडक्ट में एंगल 180 डिग्रीज का मतलब क्या होता है? मतलब ए डॉट बी मैं इज कॉस इक्वल, वाली। हाँ तो वही ना, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, मैग्नीट्यूड में चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत सिंपल है एक्चुअली। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ तो ये क्या आएगा? m1 टाइम्स v1 वेक्टर इज इक्वल टू m माइनस m1 टाइम्स v2 वेक्टर, माइनस माइनस साइन के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 टाइम्स v2 वेक्टर, मतलब इट इज़ सम कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट टाइम्स v2 वेक्टर। ठीक है, इफ़ अ वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स अदर वेक्टर, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। इफ़ अ वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट टाइम्स अनदर वेक्टर, इसका मतलब वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। इसका मतलब v1 वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू
v2 वेक्टर, बस हो गया आपका प्रूफ। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शंस में, इसका मतलब v1 और v2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने चाहिए। ठीक है, ये वाला आप ग्रुप में भेज सकते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हाँ भेज हाँ दूंगा। ठीक नहीं, ये जितना कुछ अभी लिख रहा हूँ ना वो सारा ही मैं भेज दूंगा। है। मैं मतलब वो लिंक भेज दूंगा हाँ आपको। हाँ ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर देखते हैं। ग्रुप में ऐड कब करेंगे मेरे नंबर को? कौन सा नंबर? अरे जिसमें मैं आपको चैट करता हूँ। आप एक काम करो, आप मेरे को एक नंबर भेजना। ठीक है, मैं ग्रुप में मैं नहीं ऐड कर सकता, वो आपको सर से बात करनी पड़ेगी, उनको बोलना वो आप ग्रुप में ऐड कर दे। ठीक है, जो नंबर आपको ऐड करना है बस वही वाला नंबर बोलना, क्योंकि आपके 3-4 नंबर हो गए, मेरे को पता नहीं है कौन सा क्या है। और वैसे भी वो वाले ग्रुप में मैं ऐड नहीं करता हूँ, वो वाले ग्रुप में सर ऐड करेंगे, तो आप सर को बोलना। ठीक है, उनको क्लियरली बता देना कि ये वाला नंबर है, ये ऐड कर दो, बाकी नंबर चाहे आपको रिमूव करना है कर दो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 किलोग्राम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 6 मीटर पर सेकंड कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, सेम मास है, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और फिर रिबाउंड कर जाते हैं सेम स्पीड के साथ। ठीक है, तो इनिशियली सिचुएशन कुछ ऐसा था, ये जो बॉल्स है ये दोनों मूव कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हुआ, ये कोलाइड कर गए और कोलाइड करने के बाद वापस रिबाउंड कर गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू दी अदर। ठीक है, तो एक एक बॉल का अच्छे से देख लेते हैं पहले, क्योंकि इस पे जो भी इम्पल्स इम्पार्ट हुआ होगा सेम इम्पल्स इसी पे भी इम्पार्ट हुआ होगा, राइट। क्योंकि दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो इसका जो भी मोमेंटम चेंज हुआ होगा, इस वाले बॉल को अगर मैं बॉल ए बोलता हूँ, बॉल ए का जो भी मोमेंटम चेंज हुआ होगा उतना ही मोमेंटम चेंज बॉल बी का भी हुआ होगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए इस पे जो भी इम्पल्स पड़ा होगा इस पे भी उतना ही इम्पल्स पड़ेगा ऑन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इम्पल्स सर एक्चुअली क्या ऑपोजिट होता है, डायरेक्शन। इम्पल्स हमें क्या बताता है, इम्पल्स हमें बताता है चेंज इन मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, तो नो चेंज इन मोमेंटम अकर्स और फॉर द सिस्टम, फॉर द एंटायर सिस्टम। एक 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 चीज ऑब्जेक्ट का पूछना देखोगे था, तो होगा ही ना। ऑपोजिट डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया कि टुवर्ड्स ईच अदर ऑपोजिट है। क्या हो गया? मेंशन नहीं किया कि टुवर्ड्स ईच अदर ऑपोजिट डायरेक्शन है। समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। नहीं ठीक है समझ रहा हूँ। ठीक है, आप अगर बोलो ये इधर इधर जा रहे हैं तब तो कभी कोलिजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो पहले ए को देख लेते हैं फिर बी को भी देखेंगे। ठीक है, ए का देखते हैं पहले। मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और दूसरा वाला जो अपोजिट डायरेक्शन है दैट इज़ नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो सिर्फ ए को अगर हम देख रहे हैं, ए के लिए क्या हो रहा है, इनिशियली मोमेंटम कितना है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी एम। एम तो दोनों का दे रखा है दैट इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी इज इक्वल टू 0.05 किलोग्राम। ठीक है, ठीक, तो इनिशियल मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम इज 0.05 इंटू वेलोसिटी, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया -6। तो फिर चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0.05 -6 माइनस 0.05 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -12 इंटू 0.05 और चेंज इन मोमेंटम ही आपका इम्पल्स हो जाता है। ठीक है, ये ए के लिए हो गया। अब बी का चाहो आप कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो, बट बी का एक्चुअली जो भी इम्पल्स होगा ना वो एग्जैक्टली इसका नेगेटिव आ जाएगा। वो आप सोच के देखो, बी का इनिशियल मोमेंटम कितना है 0.05 इंटू -6, फाइनल मोमेंटम कितना है 0.05 इंटू 6, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा 0.05 इंटू 6 माइनस 0.05 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 इंटू 12। देखा एग्जैक्टली इसका नेगेटिव साइन के साथ। फिर 0.6 न्यूटन सेकंड। हाँ मतलब जो भी वैल्यू है कैलकुलेट करके देख लेना, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको यही रखना था कि क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो एक का अगर मोमेंटम गेन होगा दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लॉस होगा। ठीक है, आप कॉल क्यों कर रहे हो?
कौन कॉल कर रहा है? आप कॉल कर रहे हो। What? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A shell of mass 0.02 kilogram is fired by a gun of mass 100 kilograms. If the muzzle speed of the shell is 80 meters per second, what is the recoil speed of the gun? ठीक है, तो अगेन ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है. ठीक है, ये जो आपका गन है सपोज, ठीक है, एक लॉन्ग गन है सपोज, इसमें से एक शेल को फायर किया जा रहा है. ठीक है, शेल का मास है 0.020 किलोग्राम, गन का मास है 100 किलोग्राम. ठीक है, मजल स्पीड ऑफ द सेल मतलब गन के रेस्पेक्ट में जो शेल का स्पीड है दैट इज़ 80 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, गन का रिकॉइल कितना होगा? अच्छा पहली बात तो ये समझो, ये आइसोलेटेड सिस्टम था, इसको वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिल गई, और आइसोलेटेड सिस्टम है तो मोमेंटम कंजर्व होना है. मोमेंटम कंजर्व होना है इसका मतलब जो सिस्टम का दूसरा पार्ट है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलना चाहिए, तो मतलब गन पीछे की डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, तो मान लेते हैं कि गन पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है विथ सम वेलोसिटी वी जी. ठीक है, तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो. इनिशियल मोमेंटम कितना है इस सिस्टम का? 0. फाइनल मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम इज मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट प्लस मास ऑफ द गन. अब देखो गन पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको माइनस साइन के साथ आप लिख दो, माइनस वेलोसिटी ऑफ द गन. ठीक है, तो इससे वेलोसिटी ऑफ द गन आप निकाल सकते हो, इट इज़ इक्वल टू 0.02 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, इससे वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? इंटू 1/100, 2 इंटू 160 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड. वैल्यू कम ही आनी चाहिए थी क्योंकि इसका मास ज़्यादा है. मास ज़्यादा है तो सेम मोमेंटम के लिए वेलोसिटी कम होगी. बुलेट का मास कम है तो वेलोसिटी होना ही था ये तो. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. A batsman deflects a ball by an angle of 45 degrees without changing its initial speed which is equal to 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मतलब अगेन ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है. ठीक है, अगर आप उस बैट और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड. अच्छा नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन का नहीं है यहाँ पे, इम्पल्स की बात हो रही है. ठीक है, बैट वैसे आप सोचो भी तो बैट भी एक एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम ही है क्योंकि बैट के थ्रू हम फोर्स लगा दे रहे हैं अलग से, तो उसको नहीं कर सकते ऐसे. ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इफ़ द मास ऑफ द बॉल इज़ 0.15 किलोग्राम. तो सपोज़ ये बैट यहाँ पे था, यहाँ पे बैट पड़ा हुआ है, दिस इज़ अ बैट, बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन में. ठीक है, बॉल इस डायरेक्शन में आया, इसको स्ट्राइक किया, फिर इस डायरेक्शन में निकल गया. ठीक है, कैसे निकला? पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था विथ 54 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 54 इंटू 5/18 15 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था. फिर उसके बाद डिफ्लेक्ट हो गया और 15 मीटर पर सेकेंड से चला गया इन अ डायरेक्शन दैट इज़ 45 डिग्रीज विथ इट्स इनिशियल डायरेक्शन. ठीक है, तो दिस इज़ द विजुअल पिक्चर. ठीक है, अब ये अगर विजुअल पिक्चर है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इम्पल्स कितना इम्पॉर्ट है बॉल को. तो वेलोसिटीज़ का हमें डायरेक्शन पता है. इनिशियल वेलोसिटी ऐसा था, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्रीज है. हमें इम्पल्स निकालना है. इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल, या फिर मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल. राइट, ये क्या है? ये एक वेक्टर सम है ना, वी एफ प्लस माइनस वी आई. तो आप इसको ऐसे सोच लो कि मेरे को वी एफ और माइनस वी आई ऐड करना है एक तरीके से. ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, ये वी एफ है, दिस इज़ वी एफ एंड माइनस वी आई मतलब ये है माइनस वी आई. इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्रीज़ है. दोनों के बीच का एंगल अगर 45 डिग्रीज़ है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड इज़ 15. दोनों का मैग्नीट्यूड 15 है, तो इनका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा ये आप बता सकते हो. ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया, डायरेक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं चाहो तो, वो जो अब फॉर्मूलाज थे b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, उससे भी आप निकाल सकते हो. बट अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डिग्री होगा दोनों एंगल से सर. क्या होगा?
दोनों वेलोसिटीज से 22.5 हाँ डिग्री। एग्जैक्टली बीच में से जाएगा। वो भी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट डिराइव किया था कि जब दोनों वेक्टर्स का वैल्यू सेम होता है तो जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली उनके बीच में से निकलेगा। ठीक है, वैसे अगर आप देखो यहाँ पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ये होगा डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, बट अभी अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो इस चीज़ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मास इंटू मॉड ऑफ वी एफ माइनस वी आई, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वी एफ माइनस वी आई। वो हम कैसे निकालेंगे? एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर 2v माइनस स्क्वायर की कॉस जरूरत ऑफ है। 45 डिग्रीज हाँ हाँ माइनस माइनस √2v स्क्वायर। माइनस रूट टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आपको वैल्यूज़ आ जाएंगी। मास का वैल्यू कितना है? मास इज़ गिवन टू बी 0.15 ग्राम 15 किलोग्राम इंटू, ये थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लिकेट हो गया ये चीज़। ठीक है, ये 2v तो चलो बाहर आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा और अंदर आपका रह जाएगा 2 माइनस रूट टू, 2 माइनस रूट टू। ठीक है, ये थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, बट वैल्यू आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी कितने क्वेश्चंस हो पाए? 18 क्वेश्चंस हो पाए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस का देखते हैं क्या करना है। ठीक है, और अभी के लिए तो इतना ही। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी हमें कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस भी शेड्यूल करनी पड़ेंगी, रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, कब तो रखेंगे? वो देखते हैं। शेड्यूल का थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज तो कोई आया ही नहीं।